नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह आज एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल को पढ़ेंगे और मौर्य काल टॉपिक से संबंधित एक दो प्रश्न आएंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं इसी नोट्स से आएंगे। आपको इस नोट्स के अलावा कोई दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मौर्य काल टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए हम एक दो वीडियो में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, हम रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने पहला बिंदु में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल को पढ़ लिया। अब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल और उसके बाद में फिर टेस्ट लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे विशाल और प्रथम साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत से दोस्त ये समझ रहे होंगे कि चंद्रगुप्त का जन्म तो 345 ईसा पूर्व में हुआ और उसका मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में कैसे की। तो दोस्तों, पहले जमाने में यानी ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है। जो वर्तमान में कैलेंडर है वो सीधा चलता है, लेकिन उस समय 345 ईसा पूर्व में तो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, राज्याभिषेक यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रा कोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो विशाल खूबसूरत नगर था। यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें 570 तो क्या थे, बुर्ज थे और 64 द्वार थे। इन खूबसूरत महलों को देखकर चीनी यात्री फान ने यह कहा कि यह राजप्रसाद किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। परीक्षा में आमतौर पर बहुत बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री फान ने किसके बारे में कहा कि ये देवताओं के द्वारा बनाए हुए हैं, किसी मनुष्य नहीं बना सकता। तो ये पाटलिपुत्र के जो महल थे उसके बारे में, यानी जो मौर्य काल में जो महल बने हुए थे, इन महलों को देखकर चीनी यात्री फान ने कहा कि ये राजप्रसाद किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी। परीक्षा पूछा जाता है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। इसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य को वृश्चिल मतलब निम्न कुल में जन्म उत्पन्न माना। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न माना। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यानी सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। उसका एक राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ने करवाया। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त गणानंद को हराने के लिए अपने गुरु चाणक्य की सहायता ली। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त की कहा जाता है। जो चाणक्य था उसको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। परीक्षा में इस तरह से नाम आए, कौटिल्य तो भी विष्णुगुप्त है, और विष्णुगुप्त आए तो कौटिल्य हो सकता है, और चाणक्य आए तो भी विष्णुगुप्त हो सकता है। यानी तीन नाम आपको याद रखने हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ऐसे नाम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन दोस्तों नहीं, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। परीक्षा में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका संबंध किससे है? राजनीति विज्ञान से। चाणक्य ने राजकिलम खेल को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। जैसे ही मगध में जो नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद, वो बहुत अत्याचार करता था, तो चाणक्य की बहुत अपमान कर दिया था। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें जब तक गद्दी से नहीं उतारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम खेल के माध्यम से प्रतिभा को देखकर अपना शिष्य बनाया और फिर उसको मगध का शासक बनाया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया, जिसमें उसकी विजय हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। आगे बढ़ते हैं। जो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी थी, 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया। तो उसने उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दी और बदले में 4 प्रांत भी दिए। उन 4 प्रांतों के क्या नाम है? काबुल है, कंधार है, हेरात है और मकरान है। चंद्रगुप्त दिए। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए। साथ में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत था मैग्नेस्थिस, जो सेल्यूकस के निकेटर का राजदूत था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उस मैग्नेस्थिस ने इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये मैग्नेस्थिस ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासनकाल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में भद्रबाहु ने दीक्षित किया। किसने किया? भद्रबाहु ने दीक्षित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सलेखना पद्धति, कौन सी पद्धति? सलेखना। परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट है। सलेखना उपवास से श्रवण बेल गोला में कर्नाटक में हुई। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार
जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को यूनानी साहित्य में अमित्रगाथ, जैन साहित्य में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। महत्वपूर्ण है, बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार की सभा 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी। बिंदुसार की सभा में एक बहुत विशाल मंत्री परिषद थी जिसमें सदस्य थे 500, और इसके प्रधान को क्या कहते थे? खल्लाटक। महत्वपूर्ण है, उसके प्रधान को क्या कहते थे? खल्लाटक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना एक राजदूत डायमेकस भेजा। मिस्र के शासक ने डायनोसियस नाम के विद्वान को भेजा। यानी जो राजदूत थे बिंदुसार के समय, दो राजदूत उसके दरबार में आए। एक तो सीरिया से, उसका नाम था डायमेकस, और एक मिस्र से, उसका नाम था डायनोसियस, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय उज्जैन और तक्षशिला में क्या हुए? 2 विद्रोह हुए। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिंदुसार के समय उज्जैन और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन वह क्या हुआ? असफल हुआ। तो फिर अपने योग्य पुत्र अशोक को भेज दिया। अशोक ने इस विद्रोह को समाप्त किया। 273 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु होगी। आगे बढ़ते हैं। अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए दोस्तों, अशोक का राज्यारोहण हुआ था तो 273 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनके भाइयों का विद्रोह होने के कारण 4 साल तक उन्होंने संघर्ष करना पड़ा। फिर सब भाइयों को हरा के 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर राज्याभिषेक हुआ। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की और गुजरा, याद रखना है, परीक्षा पूछा जाता है। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक की राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। जैसे अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। अब कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में युद्ध किया तो लाखों की संख्या में लोग मर गए, तो अशोक भी साथ था। तो उसने इतने लोगों की मृत्यु को देखकर उसका मन क्या हो गया? विचलित हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। अशोक के गुरु थे उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। अशोक ने, महत्वपूर्ण है दोस्तों, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण किया। कितने गुफा का? 4 गुफा का। उस गुफा का क्या नाम है? जिसका नाम है कर्ज। एक है कर्ज, बोलो कर्ज। एक है चौपार, एक है सुदामा, एक है विश्व झोपड़ी। ये चारों के चारों याद होने चाहिए। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही शुरू किया था। जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उन अभिलेखों का जो प्रचार था, उसकी शुरुआत थी वो अशोक ने ही की थी, और सर्वाधिक अशोक ने ही इसके शिलालेख शुरू किए। अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। तो ये था दोस्तों अशोक। और भी आगे है, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इससे आगे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों।